कॉन्फ्रेंस में सबसे हमारे बीच में हमारी जिला अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूँगी। आप हमारे बीच में विषय रखेंगे। सभी मीडिया के बंधुओं को मैं नमस्कार करती हूँ और आज आप सभी के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय या जिसे कहा जा सकता है कि एक बहुत लंबे समय से लंबित एक ऐसा विषय जो नारी को सशक्त करने के लिए, उसे मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत ही आवश्यक था और जिसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत की है, उसके बारे में अपने विचार और उन्हें धन्यवाद देने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने आयोजित किया है और मैं इस पर अपने विचार रखना चाहूँगी। नारी शक्ति, सशक्त महिलाएं और सशक्त समाज, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 सितंबर 2023 में पारित हुआ एक संवैधानिक संशोधन है जिसके तहत ये माना जा रहा है कि लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली की विधानसभा में 1/3 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। ये केवल भारतीय महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि जब महिलाएं किसी शासन में अपनी भागीदारी को निभाएगी तो निश्चित रूप से उस शासन की गरिमा को और उसकी सोच को एक आगे बढ़ने के लिए एक नई दिशा, एक नए कदम मिलेंगे। क्योंकि हम ये कहते हैं कि विमेन आर द बेस्ट ऑर्गेनाइज़र, चाहे घर की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे राष्ट्र की बात हो, जब महिलाएं किसी चीज़ का बीड़ा उठाती है, उसमें नेतृत्व क्षमता जब लाती हैं अपने अंदर महिलाएं, तो निश्चित रूप से उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक नए युग की शुरुआत करेगा जिसमें न सिर्फ महिलाएं नीति की लाभार्थी होंगी वरन नीति की निर्माता होंगी। नीतियों के निर्माण में, कानूनों के निर्माण में वो अपनी सशक्त भागीदारी पूरी करेंगी। अधिनियम के लागू होने से का सबसे बड़ा लाभ शासन की प्राथमिकताओं में व्यापक बदलाव लाने से देखने से मिलेगा, क्योंकि जब महिलाएं किसी चीज़ की भागीदारी निभाएंगी तो उनकी प्राथमिकताओं के क्षेत्र और अधिक बदल जाएंगे। क्षेत्र क्या होंगे कि जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, जल, स्वच्छता, ऐसे विविध विषयों को और अधिक प्राथमिकता दी जाएगी जितनी पहले दी जा रही है। क्योंकि जब हम बात करते हैं एक महिला की, तो आम एक घरेलू महिला भी ये जानती है कि किस किस तरह की दैनिक समस्याओं से उसे जूझना पड़ता है। पानी की कमी से उसे जूझना है या उसे किसी भी ऐसी समस्या जो एक नारी होने के नाते उसको अपनी रोज़ की दिनचर्या में जिससे गुजरना पड़ता है, उनको लेकर उनको और अधिक प्राथमिकता से अच्छे तरीके से वो कैसे लागू हों, तो निश्चित रूप से नीतियों के निर्माण की दिशा भी इस तरह से परिवर्तित होगी। ये जो परिवर्तन की जो दिशा है, नारी को सम्मान देने की जो दिशा है, ये लगभग 1 दशक पहले से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुई। किस तरह से कि देखा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लगभग 80.2% बच्चियों का माध्यमिक स्तर पर नामांकन हुआ। इसी के साथ सुकन्या समृद्धि योजना की भी बात की जाए तो 4.6 करोड़ से अधिक खाते खोले गए, जो कि बेटियों के भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण औजार के रूप में काम करेंगे। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा में भी महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य पोषण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 4.27 करोड़ से अधिक महिलाओं को पोषण में सहायता दी गई है। यहाँ तक कि मात्र मृत्यु दर के अनुपात में भी निरंतर कमी आई है। महिलाओं के स्वास्थ्य में भी एक सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। आर्थिक सशक्तिकरण की बात की जाए तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 32.29 करोड़ महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है। मुद्रा योजना में 68% ऋण महिलाओं को प्राप्त किए हुए हैं, जबकि 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संगठित होकर आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, विभिन्न योजनाओं के तहत महिलाओं को आधार केंद्र बनाकर इन योजनाओं का निर्माण भी किया गया, इनका क्रियान्वयन भी किया गया, जो कि हम सबको देखने के लिए मिलता है। विकसित भारत के स्वप्न, जो 2047 का विकसित भारत का स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, अब उसमें महिलाएं न सिर्फ एक साध्य के रूप में वरन साधन के रूप में, कि महिलाएं उस साध्य को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन, एक महत्वपूर्ण जरिया बनेगी। इस सोच के साथ प्रधानमंत्री जी ने इस अपने स्पष्ट दृष्टिकोण से कहा था कि महिला नेतृत्व वाला विकास ही भारत की नई ऊंचाइयों को उसको पहुंचा सकता है। जब महिलाओं के कार्यबल शामिल होंगे, जब महिलाओं को काम करने की शक्ति
सरकार के माध्यम से दी जाएगी तो क्या क्या होगा? अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, आय में समानता, समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। यदि लैंगिक अंतर को कम किया जाएगा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी लगभग $7 ट्रिलियन में वृद्धि हो सकती है। अक्सर देखा गया है कि जिन कंपनियों के उच्च पदों पर महिलाएं कार्यरत हैं, जैसे कि CEO के रूप में या मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में, वे कंपनियां ज़्यादा अच्छे तरीके से सुचारू रूप से आगे बढ़ती हैं, कार्य करती हैं, क्योंकि महिला जिस स्वभाव की धनी होती है उसके अंदर शुरू से ही उसके स्वभाव में एक विनम्रता, धैर्य और निरंतर काम करने की जो उसकी इच्छा शक्ति होती है, उससे वो हर कार्य में अपने बेहतर परिणाम देती है। पिछले दशक में बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुए हैं जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए। लगभग 72% घर की महिलाओं जो है वो घर है वो महिलाओं के नाम पे बनाए गए। महिलाओं में काफ़ी सारी महिलाओं ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से की। मुद्रा योजना में 69% ऋण महिलाओं को दिया गया। स्टार्टअप इंडिया में भी 84% लाभार्थी बहनें महिलाएं हैं जिन्हें जोड़ा गया। बहुत सारे कनेक्शंस जो कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जल जीवन मिशन के माध्यम से जल कनेक्शंस आदि सभी महिलाओं को केंद्रित करके दिए गए हैं। अब बात ये की जाती है कि लोकतंत्र में ये कदम क्यों आवश्यक था, क्योंकि अगर हम देखें तो 2024 तक भारत में कुल मतदाताओं में 48.62% महिलाएं थीं। उन महिलाओं में से लगभग, यानी कि हम ये मानते हैं कि 47 करोड़ महिलाएं हैं जो है हमारे यहाँ पे, जिनमें 2024 में 65% लगभग महिलाओं ने वोट डाला, जो कि पुरुषों से भी थोड़ा सा अधिक ही है। यानी कि महिलाएं वोटिंग परसेंटेज के मायने में, सरकार का निर्माण करने के मामले में पुरुषों से ज़्यादा आगे बढ़कर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। लेकिन जब बात उनकी नेतृत्व क्षमता की आती है, जब बात उनको राजनीतिक भागीदारी देने की बात आती है, तो सिर्फ 1952 में 22 महिलाएं थी जो कि लोकसभा में थी। उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो आंकड़ा बढ़कर 2024 में 75 तक गया है। तो हम ये मानते हैं कि ये भागीदारी लगभग प्रगति की तो है, लेकिन पूर्ण रूप से वैसी नहीं है जितनी प्रतिशत में महिलाएं अस्तित्व में है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है वो महत्वपूर्ण है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएगी, जिसमें ST/SC वर्ग की महिलाएं भी सम्मिलित होंगी। इससे महिलाओं की भागीदारी के साथ उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। साधारण इस विधेयक के बारे में, अधिनियम के बारे में जब बातचीत होती है तो एक प्रश्न आता है हम सभी के मन में कि क्या भागीदारी और प्रतिनिधित्व, जब भागीदारी बढ़ रही है, जैसा कि मैंने अभी अपनी पिछली सारे डिटेल्स में बताया कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, तो प्रतिनिधित्व बढ़ना भी तो साथ का साथ जारी रहा होगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। प्रतिनिधित्व और भागीदारी दो अलग अलग चीज़ें हैं और उसी के अंदर समानता लाने के प्रयास में प्रधानमंत्री जी ने इस अधिनियम को लागू करने की सोच बनाई है। आज की महिलाएं सिर्फ मतदाता के रूप में नहीं है, वरन वो छात्र, प्रोफेशनल, उद्यमी, अधिकारी के रूप में कार्य कर रही है, हर क्षेत्र में योगदान दे रही है और शासन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। ये एक महत्वपूर्ण अवसर है जिसके उपयोग से लोकतंत्र का भविष्य तय किया जाएगा। मैं आज आप सभी के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को, जिन्होंने कि पिछले 60 सालों से लंबित इस अधिनियम को पारित करने की सोच बनाई, उसे धरातल पर उतारा और आज हम जैसी महिलाएं जो विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ राजनीति में भी अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के बारे में सोचती हैं, उनको सशक्तता मिली, संबल मिला। मैं आज आप सभी के माध्यम से उन सभी मातृशक्तियों से निवेदन करना चाह रही हूँ कि एक मिस्ड कॉल नंबर, जो मोबाइल नंबर एक रिलीज़ हुआ है, जो कि है 9667173333, इस नंबर पर सभी महिलाओं से मेरा आग्रह है कि एक मिस्ड कॉल देकर अपना समर्थन इस विधेयक को आप ज़रूर दें और महिलाएं जो कि आधी आबादी हैं वो अपना पूरा जिस तरीके से उनकी भागीदारी के बारे में प्रधानमंत्री जी ने सोचा है उसका समर्थन भी हम आगे से आगे ज़्यादा बढ़कर प्रधानमंत्री जी को और उनकी सरकार को दें। धन्यवाद।